Okay, Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents, your friends, all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, there are some very good questions was asked by the Kostav for the second chapter. So I am going to solve that question. It is very good and can be asked in the different competitive examination as well. तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज हम क्या करने वाले हैं बट आई थिंक यू हैड कलेक्टेड द नोट्स ऑफ द सेकंड चैप्टर फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट अगर आपने नोट्स कलेक्ट नहीं किया हुआ है तो आज जाके सेकंड चैप्टर के मतलब ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस ये जो चैप्टर है उसका जेडब्ल्यू का अलग से मटेरियल है तो वो आप जाके कलेक्ट कर लीजिएगा सर कल जाएंगे तो चलेगा ना? हाँ मतलब जितना जल्दी जा सके इतना अच्छा है आज जाओ कल जाओ ओके आज कितना बजे तक खुला है सर? 6 o'clock 6 o'clock ओके अब कोस्ता हो क्या आप ये 4 क्वेश्चन में डाउट है 7 8 9 10 यस सर। ओके सो वेरी फर्स्ट वी गोइंग टू सॉल्व द 7th क्वेश्चन अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट निकाल देना जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए उसके बाद अगर आपको जरूरत हो तो उसका खुद स्क्रीनशॉट निकाल देना ओके आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट आप यस सर। ओके ओके so here is the question in the SI units the value of the Stephen constants is given by this so what is the value in the CGS unit तो हम यहाँ पे दो तीन हिसाब से दो तीन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय 2 or 3 ways एक मेथड देखो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय 3 ways मेथड नंबर 1 सर बोलो सर मैं अभी ज्वाइन हुआ था, आप बता सकते हो आपने अभी तक क्या करवाया? अभी कुछ भी नहीं कराया अभी तक कुछ भी नहीं किया ओके सर। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ अभी मेथड नंबर 1 आप क्या कर सकते हो सबसे पहले ये स्टीफन कॉन्स्टेंट्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दो just a minute friends I need to take the water ओके सो एक मेथड ऐसा है कि सबसे पहले आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दो तो इसका अगर जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड आप करोगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा वो m1l0 t-3 k-1 मिलेगा आपको फिर क्या करना है mks cgs याद है आपको याद है यस सर। mlt एंड केल्विन तो यहाँ पे kg मीटर सेकंड केल्विन ग्राम सेंटीमीटर सेकंड एंड केल्विन अब कर दो वो सब जो मेथड था ना वो कर दो इज इट क्लियर तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि भाई 1 mks यूनिट इज इक्वल टू 10 पावर समथिंग CGS यूनिट आपको ऐसा कुछ मिलेगा अब 10 का पावर मुझे पता है तो मैं आपको बोल देता हूँ क्या आएगा 10 पावर 3 आएगा
लास्ट में जो आंसर आएगा ना वो 10 पावर 3 आएगा। तो अब यहाँ पे कितना वैल्यू है, तो 5.67 इंटू 10⁻⁻8 है। सर वो ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही हाँ ऐसा ही, मतलब ये एमकेएस ही हुआ, ऐसा ही एंड एमकेएस सेम ही है। खाली फर्क इतना है कि एमकेएस में क्या होता है कि मीटर किलोग्राम एंड सेकंड ही होता है, और एसआई में ऑल द 7 क्वांटिटीज आर देयर, बट वो मेथड सेम ही रहेगा। एसआई का मेथड एसआई यूनिट में भी मीटर किलोग्राम एंड सेकंड ही होता है, यूनिट मास लेंथ एंड टाइम के किलोग्राम मीटर एंड सेकंड ही होते हैं, एसआई में भी एमकेएस जैसा ही होता है। तो 1 के लिए 10⁻³ है, तो 5.67 इंटू 10⁻⁻8 एसआई के लिए कितना होगा, तो जो भी आंसर है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, -8 है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -5। -5। दैट इज द मेथड नंबर 1। ये समझ में आया आपको। यस सर। अब मेथड नंबर 2, मैं 3 मेथड के साथ इसको सॉल्व करवा रहा हूं आपको। 5.67 10⁻⁻8 जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर केल्विन/4। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो आपको पता है कि सीजीएस में जूल का क्या होता है, और जूल का होता है अर्ग। एंड इफ यू रिमेंबर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। सेकंड का तो सेकंड ही रहता है। अब मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर स्क्वायर मतलब हाउ मेनी सेंटीमीटर, मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 10⁻²। 10⁻2। और उसका स्क्वायर करो, बिकॉज 10⁻4। 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। केल्विन में इज द सेम। तो अब 0.67 10⁻⁻8 10⁻7 10⁻4, तो क्या बचेगा, 10⁻3। अर्ग अपॉन सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन/4। तो ये हो गया सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट। वापस से वही आंसर आ गया 5.67 10⁻⁻5 इन सीजीएस। क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। यस। Is that clear? And method number 3, and this is the most standard method. N2U2. Exactly. N1U1 is equals to N2U2. This is the most standard method. तो आपको N2 फाइंड करना है, तो N2 को सबसे कोई इक्वेशन बनाओ, तो N1 इंटू U1 अपॉन U2। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। अब आपको क्या करना है कि N1 इंटू, अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है आपको। तो मास 1 मास 2 पावर 1, लेंथ 1 लेंथ 2 पावर 0, टाइम 1 टाइम 2 पावर -3, K1 K2 पावर -1। वो जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो लिखा। अब मास का, अब N1 का वैल्यू हमको पता है, बट लास्ट में N1 का जो वैल्यू है वो हमको पता है, बट वो लास्ट में प्लेस करेंगे, चलो मुझे ये बताओ कि एसआई सिस्टम में मतलब M1 का मतलब पुराना यूनिट, M2 का मतलब नया यूनिट, तो मास का पुराना यूनिट क्या था, पुराना सिस्टम ऐसा ही था, केजी। एंड नया सिस्टम क्या है, ग्राम। ग्राम माने हाउ मेनी केजी, 10⁻3 भैया ग्राम माने क्या, कितने केजी, हाँ -3। 10⁻⁻3। तो पुराना जो यूनिट था वो केजी था, नया यूनिट ग्राम है, बट ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करते तो 10⁻³ हो जाएगा ⁻1। अब यहाँ पे L1 अपॉन L2 तो 0 ही है, L1 अपॉन L2 ⁻0 ही है, मतलब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट को लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट पावर 0 का मतलब ऐसा होगा कि कोई भी का 0 पावर मतलब 1 ही होता है, कोई भी का 0 पावर मतलब 1 ही होता है।
फ्रेंड्स टाइम का पुराना भी सेकंड होता है, नया भी सेकंड होता है, बिकॉज पुराना जो सिस्टम है वो ऐसा ही सिस्टम है, पुराना सिस्टम जो है वो ऐसा ही सिस्टम है, नया सिस्टम जो है वो सीजीएस है। बट दोनों सिस्टम में टाइम तो सेकंड में ही रहता है, एंड दोनों सिस्टम में टेम्परेचर केल्विन में ही है, टेम्परेचर दोनों सिस्टम में केल्विन में ही है। तो ये भी 1 हो जाएगा, 1:-3 1 ही होता है, ये भी 1 हो जाएगा, 1:-1 1 ही होता है। तो क्या बचेगा, n1 बचेगा, और बचेगा क्या, तो 10⁻³ का मतलब 1/10⁻³ बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। देखो बाकी सारा कुछ कैंसिल। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। फाइनल जो आंसर आएगा वो 5.67, जो पुराना वैल्यू था वो 5.67 10⁻⁸ इंटू 1/10⁻³ -3, तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 10 तो to minus फाइनली 5 5.67 into 10⁻⁵. So in the any of this method you can get the same method. मैंने आपको 3 मेथड से सॉल्व करके दिया, क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। And the last one is the most trustful method, is the most standard method. छिल्ला जो है ना, मतलब लास्ट जो है वो। Is it clear, Kaustav? यस सर। Okay, so let's solve the next question, your doubt. देखो अब क्या है क्वेश्चन, find the value of the 100 joule in the system on a system which has 20 centimeter, 250 gram and half minute as a fundamental unit, length, mass and time. Okay, तो अब हमें ना मेथड नंबर 3 करेंगे, ये स्टैंडर्ड हो गया, ये पुराना नया जब जब आता है ना तो हम मेथड नंबर 3 अप्लाई कर देंगे। सर इसके स्क्रीनशॉट्स आप भेज दोगे ना? अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट निकाल दो जब सॉल्यूशन खत्म होने इसके बाद। सर लैपटॉप में यूज कर रहे हैं और उसमें वो की वर्क नहीं कर रही है, तो सर अच्छा, वो स्लाइड सर 1 मिनट फिर से दिखा दो ना, तो मैं फोन में कैमरा से नहीं अब नहीं होगा सर वो YouTube पे जब वीडियो आप डालोगे तब तो ले ही सकते कर हैं। लेना, हाँ यूट्यूब हाँ, पे ठीक है, अगर ओके। वीडियो डालते हैं ना तब देख लेना। ओके ओके सर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 100 जूल। तो सबसे पहली बात कि जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मुझे ये बता दो। 1 to 2। 1 to -2। L2T-2। चलो, इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। yes Yes. ओके फाइन फाइन, चलो अब वापस से वही करेंगे, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। ओके, तो यस N2 फाइंड करना है, N2 तो N2 फाइंड करना है, तो N1 इंटू कैन आई से U1/U2। yes sir यस सर। बट अब आपको क्या करना है, अब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला प्लेस करना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, 1 2 -2, पुराना m, पुराना l, पुराना टाइम, नया मास, नया लेंथ, नया टाइम। ये समझ में आया आपको? yes व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द जूल, कितना? 100 100, N1 इज 100। चलो जूल का मतलब ऐसा ही सिस्टम, जूल का मतलब, जूल क्या है पता है आपको, वो है ना किलोग्राम, मतलब जूल इज एमकेएस, जूल जो है ना वो एमकेएस सिस्टम है। तो पुराना मास कौन से यूनिट में है? केजी में। MK। meters हाँ केजी में है। और नया मास कितना है, 250 ग्राम। मतलब हाउ मच केजी? 250 into 10 power -3। ऐसे 0.25 केजी। यस सर। इज दैट क्लियर? चलो अब पुराना लेंथ कितना है? 20 cent अरे पुराना लेंथ 1 मीटर, मीटर मीटर लेंथ, पुराना लेंथ मीटर में है भैया। अब नया yes लेंथ का नया यूनिट कौन सा है? 20 centimeter कैन आई से 0.2 मीटर।
सर MK और सर SI यूनिट सेम ही होता है ना? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, MKS में एंड SI में सेम ही होता है, बट इसमें 3 क्वांटिटीज होता है, इसमें 7 क्वांटिटीज होता है यूनिट से। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। अब पुराना यूनिट मीटर, नया यूनिट 0.2 मीटर, बिकॉज नया जो लेंथ है ना वो 20 सेंटीमीटर है। चलो टाइम का पुराना यूनिट सेकंड था, अब नया यूनिट कितना है? हाफ मिनट, हाफ 30 मिनट मतलब सेकंड, क्या हुआ? 30 सेकंड। 30 सेकेंड्स रेस टू -2। अब केजी केजी कैंसल, बचेगा 1/0.25 बचेगा। मीटर मीटर कैंसल, 1/0.2 का स्क्वायर बचेगा। देखो स्क्वायर है, देखिए भैया स्क्वायर है यहाँ पे तो पावर 1 था, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बचेगा। एंड 1/30 रेस टू -2 बचेगा, बिकॉज नेगेटिव पावर है, तो उसका थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 100 कैन आई से 0.25 मतलब 1/4 फ्रेंड्स। यस सर। कह सकते हैं, यस सर। यस तो ये 0.25 के बदले 1/4 लिखा, तो डिनोमिनेटर में 1/4 मतलब न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा। यस डिनोमिनेटर में 1/4 मतलब न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा। यस यस सर। अच्छा, एंड डिनोमिनेटर में 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2 रहेगा। अब ये जो 30 है, 30 जस्ट ओके 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 फाइन। तो अब 1/0.2 इंटू 0.2। अब फ्रेंड्स ये 30 का 10 -2 पावर है, तो ऊपर जाएगा तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। नीचे -2 पावर है ना, मतलब ऊपर हो जाएगा। +2 2 पावर। तो अब देखो फ्रेंड्स, ये 0.2 मतलब 2 इंटू 10⁻1। 0.2 मतलब का मतलब 2/10, 2/10। 0.2 का मतलब 2/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 100 इंटू 10 इंटू वापस से 10/4 इंटू 4 इंटू 30 इंटू 30। क्या ये समझ में आया आपको बात? यस मैंने क्या किया, Yes. 0.2 इज इक्वल टू 2/10 कर दिया, तो 2 नीचे 10 ऊपर, 2 नीचे 10 ऊपर, तो 10 10 ऊपर, 2 2 2 2 4 4 4 कैंसल। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, 3 3 9, 9 बचेगा, 10⁻6 बचेगा। दिस इज द आंसर। आ रहा है देखो तो, यस सर, यही आ रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? दोस्तों यस सर। पता चला कैसे करना होता है? वैसे मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन जेडबल नीट में पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जेडबल नीट में अंदर पूछते हैं। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस यस सर। ओके फाइन। सर मतलब जो ऐसे क्वेश्चन दिए उसको यही मेथड से सॉल्व करना है ना? हाँ सही बात है, आप 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट इट इज द मोस्ट स्टैंडर्ड मेथड। तो एक हाँ सर। क्वेश्चन ये मेथड से तो सॉल्व हो ही जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। सर और वो क्वेश्चन सर वो MKS और CGS में कंफ्यूजन होता है वो, क्या कंफ्यूजन होता है बोलो? कि MKS क्या है, वो MKS में कैसे कन्वर्ट करना है CGS में, वो सब पता नहीं चलता है। नहीं मतलब क्या बात कर रहे हो आप? क्या इसमें कौन से पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हुआ? ये इसपे तो वो MKS जो ऐसा ही किया ना, उसमें थोड़ा मतलब कभी कभी अलग वर्ड यूज करते हैं, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता नहीं कोई वर्ड यूज करते ही नहीं, यही वर्ड होता है और कुछ होता ही नहीं। है। जूल इज द MKS यूनिट, और MKS का मतलब क्या हुआ कि मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, दैट्स इट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। देखो और क्वेश्चन मैं करा दूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा 9th क्वेश्चन। अब ये जो 9th क्वेश्चन है ना, इसको आप नहीं कर पाओगे, मतलब वो N1U1 इज इक्वल टू N2U2 से नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, पहले देख लो क्या क्वेश्चन है।
if the unit of the force is a 20, yeah, the unit of the force, energy and velocity are the 20 Newton, 200 Joule and 5 meter per second. Find the unit of the length, mass and time. Friends, it is a very difficult question. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना. बहुत ही टिपिकल है ये क्वेश्चन. देखो, सबसे पहले ये जो मेथड है ना, वो ध्यान से देख लो, बहुत ही मजा आने वाला है. सबसे पहले लेंथ के बारे में सोचते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, लेंथ प्रोपोर्शनल टू फोर्स एनर्जी वेलोसिटी, फोर्स पावर ए, वेलोसिटी पावर बी एंड अच्छा एनर्जी है, एनर्जी पावर बी, वेलोसिटी पावर सी. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको कांस्टेंट 1 ले लेना है. इस टाइप के क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट आपको कांस्टेंट को 1 ले लेना है. इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला प्लेस करेंगे. तो m0 लेंथ का 1 होता है L1 T0 और फोर्स का पावर A, एनर्जी का पावर B, वेलोसिटी का पावर C. जब फोर्स का क्या होता है फ्रेंड्स, एनर्जी L2 T-2, m0 L1 T-. चलो अब कंपेयर कर देंगे. 0 इक्वल्स टू 1a 1b 0c. 1a 1b मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 0. सो हमको a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 मिला यहाँ पे. चलो अब दूसरा पावर कंपेयर करते हैं. 1 इज इक्वल्स टू L का पावर 1 है, 1a 2b 1c, 1a 2b 1. चलो ये मिला मुझे सेकंड इक्वेशन. That is the equation 1. That is the equation number 2. और एक पावर कंपेयर कर देते हैं. 0 इज इक्वल्स टू -2a -2b -c. चलो तो ये 0 इज इक्वल्स टू -2a -2b -c, मतलब सभी में से माइनस हम कॉमन ले सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. Yes. पता चला. यस सर. अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेता हूँ. तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या है 0. Yes. बट ए प्लस बी तो क्या है, लुक एट द इक्वेशन नंबर 1. 0. 0. तो ए प्लस बी तो 0 है भैया, तो c इज इक्वल टू 0. तो सी विल बिकम 0. सही बात है आपका, मतलब सी का वैल्यू तो मिल गया. चलो 0 मिल गया सी का वैल्यू. अब ये जो सी का वैल्यू है ना, वो हम इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करते हैं. इक्वेशन नंबर 2 में सी का वैल्यू प्लेस कर दो. तो 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2b प्लस सी. सी के बदले क्या लिखते हैं हम, 0. इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1. एंड इक्वेशन नंबर 1 वापस से याद कर दो कि a प्लस बी तो 0 है. अब काम करो, एक सब्ट्रैक्शन करते हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, 2b माइनस बी मतलब b हो जाएगा, 1 माइनस 0 मतलब 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 मतलब 1 हो जाएगा. तो b का वैल्यू 1 मिल जाएगा. Yes. यस सर. और हमको ये भी पता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है. अब b का वैल्यू तो 1 है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि a का वैल्यू. A -1. -1. चलो तो अब जाके आपको मिला लेंथ का फॉर्मूला मिला.
लेंथ का फॉर्मूला आपको मिला कि लेंथ इज इक्वल्स टू फोर्स पावर -1, एनर्जी पावर बी का मतलब 1 एंड वेलोसिटी पावर सी का मतलब 0। चलो ये लेंथ मिला। अब देखो, अब ये मिला हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का, फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी के फॉर्म में। चलो यहाँ Yes, sir. को Yes. अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम करेंगे n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2। मतलब समझ में आया कितना बेकार हुआ ये? दो चीज का कंबाइनेशन हुआ यहाँ पे। अब n2 को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हैं तो n1 इंटू u1 अपॉन u2, n1 इंटू u1 अपॉन u2। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, चलो यहाँ तक पहुंच गए। तो अब देखो n2 इज इक्वल्स टू n1। अब लिखेंगे हम -1 1 एंड 0। फोर्स ओल्डर फोर्स न्यूअर फोर्स, older energy newer energy, older unit of the velocity newer unit of the velocity। चलो अब लेंथ का जो ओल्ड यूनिट है वो तो मीटर है। लेंथ का ओल्डर यूनिट जो मतलब लेंथ का वैल्यू आपको क्या फाइंड करना, मुझे फाइंड करना है यूनिट ऑफ द लेंथ, मतलब लेंथ का यूनिट फाइंड करना है। तो ओके जस्ट अ मिनट। ओके तो I will assume that the older unit of the length is 1 meter, 1। So what exactly we want to find? Unit of the length we want to find, not the unit, we just want to find the unit of the length। Okay, okay, so ये करने की जरूरत नहीं है n1 u1 n2 u2। इक्वेशन में वैल्यू रख दी तो हाँ, आपको इक्वेशन में वैल्यू, ये नया यूनिट की बात ही नहीं है। वी जस्ट वांट टू फाइंड ये n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे आपको ओल्डर यूनिट या न्यूअर यूनिट की बात ही नहीं है। आपको लेंथ का वैल्यू निकालना है, दैट शीट। आपको जस्ट फोर्स का, एनर्जी का एंड वेलोसिटी का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स ऑल, दैट्स इट। तो अब यहाँ से क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया आपको, इतना ये नहीं करना। अब जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अब एल का वैल्यू मिल गया। अब हम जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेंथ इज इक्वल टू, चलो फोर्स का पावर -1, फोर्स कितना है 20 पावर -1। एनर्जी का पावर, एनर्जी 200 है, उसका पावर हो जाएगा 1। एंड वेलोसिटी फ्रेंड्स 5 है, बट उसका 0 पावर, किसी का भी 0 पावर तो 1 ही होता है। तो 10 आर 1/20 रहेगा और यहाँ पे 200 बचेगा। तो लेंथ का जो आंसर आएगा वो 10 मीटर आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? इज इट ओके? यस सर। तो यही चीज आपको किसके लिए अभी यही चीज आपको किसके लिए करना है? मैंने लेंथ के लिए आपको एक्सप्लेन किया पूरा। तो यही ये सेम टू सेम मेथड आप किसके लिए करोगे? आप मास और टाइम। मास के लिए एंड टाइम के लिए सेम मेथड आप अप्लाई करो। इज दैट क्लियर? सर ये JEE में नहीं आ सकता ना, क्योंकि इतना क्यों नहीं बड़ा। आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? सर इतना बड़ा सॉल्व, क्या बोल रहे हो? इतना बड़ा सॉल्व कैसे करेंगे मतलब? अरे ये तो कुछ भी नहीं है भैया, ये तो कुछ भी नहीं है। तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा नहीं होगा सर इसमें? अरे मैंने आपको पहले लेक्चर में नहीं बताया आपको कि JEE में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का इंपॉर्टेंस नहीं होता है? मैंने बताया नहीं आपको? 14 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, उसमें से आउट ऑफ 360 80 मार्क्स के ऊपर लाने वाले स्टूडेंट ऑलमोस्ट 2 लाख होते हैं। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि बाकी के 12 लाख स्टूडेंट जो है ना, उसके मार्क्स लेस देन 80 आता है, लेस देन 80 मार्क्स फ्रॉम द 360। सर तो JEE में सर JEE ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कह सकते हैं JEE का। बोलो सर JEE में किसी में सर JEE में किसी पार्ट तक फुल आए? आए JEE में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स
आए हैं, बहुत बार आए हुए हैं। बट वो 12 lakhs में से एक आध बंदा ऐसा निकलता है कि जो पूरे मार्क्स लेके आता है। ओके, आई होप कि आप में से कोई लेके आओ। अच्छा तो क्या ये समझ में आया? अभी तो मैंने इसमें अभी लेंथ का ही सॉल्व किया है कॉस्टो। हाँ सर, मास मास का और टाइम का भी ले। वो आप खुद कर सकते हो। यस सर। जैसे मैंने लेंथ का करवाया वैसे मास एंड टाइम का कर दो, ऐसा ही सेम टू सेम मेथड। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, और एक क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। ओके, अब ऐसा है कि 1 मीटर 1 kg एंड 1 मिनट आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट। मतलब लेंथ, मास एंड टाइम को फंडामेंटल लिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज अ 36 यूनिट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स इन द CGS यूनिट? सर इसमें तो N1 U1 हो सकता है ना? N1 U1 ही करना पड़ेगा। बट नया कौन सा है, पुराना कौन सा है, वो पहले सोचना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे पुराना सिस्टम ये है जो दिया हुआ है, ये पुराना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ना वो पुराना सिस्टम है और उसका वैल्यू 36 है। तो फ्रेंड्स हम करेंगे वही, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। नया पुराना का मतलब है ऐसा हुआ कि N1 U1 अब N2 फाइंड करना है। N1 U1 अपॉन U2। अच्छा मुझे बताओ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? 1 1 minus 1 2 1 minus 2 तो मतलब M1 ओल्डर मास न्यूअर मास रेस टू 1, ओल्डर लेंथ न्यूअर लेंथ रेस टू 2, सॉरी 1, ओल्डर टाइम न्यूअर टाइम रेस टू -2। चलो अब ओल्डर जो वैल्यू है ना वो 36 है। अब ओल्ड मास कितना है? द यूनिट ऑफ द ओल्डर मास 1 kg 1 kg, 1 kg। ओके तो मतलब kg, 1 kg। चलो व्हाट इज द न्यूअर यूनिट ऑफ द मास? नया सिस्टम कौन सा है? 10 raised to -3 kg। हाँ, नया सिस्टम जो है वो CGS है। तो CGS में 1 ग्राम होता है, ग्राम का मतलब 10⁻³ kg। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। yes व्हाट इज द ओल्डर लेंथ? 1 मीटर। The unit of the length is 1 meter and newer unit is the of the length is 10⁻² meter। 1 CGS का मतलब सेंटीमीटर। ओल्डर यूनिट ऑफ द टाइम, टाइम का ओल्डर यूनिट कौन सा है? minute 1 मिनट मतलब 60 seconds and the newer unit is only the second, only the seconds raised to -2। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। yes sir kg kg get cancelled, 1/10⁻³ मतलब 1/10⁻³ as it is बचेगा। मीटर मीटर कैंसल, 1/10⁻² भी as it is बचेगा। एंड अब ये 60 का स्क्वायर -2 पावर, सेकंड सेकंड कैंसल, 3600 अरे -2 पावर है मतलब 1 अपन चला जाएगा, वो 1 अपन जाएगा। 1/3600। लेट जस्ट अ मिनट, और ये जो नीचे का जो है ना वो ऊपर आ जाएगा, राइट? 10⁻³ -2 मतलब -5, तो -5 जाएगा तो ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। और ये 60 का -2 पावर मतलब नीचे 60 का स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में 60 का स्क्वायर मतलब 3600। 3636 कैंसल, 10⁻5 10⁻2 बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा? 10 raised to 3। एंड इज इट द आंसर? इज इट द आंसर? देखो क्या वही आंसर है? यस सर। तो वो पता कैसे चलेगा कि ये पुराना यूनिट दिया है ये नया यूनिट दिया है? जो दिया गया है वो पुराना है और जो फाइंड करना है वो नया है। जो दिया गया है वो पुराना है और जो फाइंड करना है वो ऑब्वियसली नया है। सीधी सी बात है। सर और मोस्ट Yes. ऑफ केस में तो नया ही फाइंड करने को बोलेंगे। हाँ, नया ही फाइंड करना होता है ऑब्वियसली।
बट वो मतलब सीजीएस है कि मैं तो ऐसा बोला, वो क्या है मतलब सीजीएस है एमकेएस है वो सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे नया यूनिट सीजीएस है और पुराना यूनिट कुछ अकड़म बकड़म है, जो है वो मैंने लिख दिया, मीटर किलोग्राम मिनट एसेट्रा, जो भी है वो लिख देना है आपको, जो है वो आपको इक्वेशन में लिख देना है। वहां पे देखो यहाँ पे ये स्टेप, मतलब ये जो मेन स्टेप है ना वो ये स्टेप है, दिस इज द, यस सर। ये स्टेप मेन है, वहां पे आपको वैल्यू सारे सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस Yes, सर। sir. दिस इज द वे द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। कौस्तव आपका क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, तो फ्रेंड्स जब आप नेक्स्ट टाइम आते हो, अभी लेक्चर खत्म तो नहीं हुआ है बट मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो अभी। नेक्स्ट टाइम आपको दो चीज करना है, एक तो मेरा जो असाइनमेंट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वो आपको सॉल्व करके लाना है पूरा। बहुत सारे क्वेश्चन है भैया, बहुत सारे क्वेश्चन है। सर एक बार रिपीट करो ना। मैं लिखा है ना, मैंने आपके मोबाइल की स्क्रीन में लिखा है, देखो। मतलब सर ये जो JEE का है वो? हाँ वो अभी आपने कलेक्ट नहीं, हाँ वो ऑफिस से आपको कलेक्ट करना है, अगर कलेक्ट नहीं करना किया है तो कलेक्ट कर लो। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब मोर देन 300 जितने क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, तो वो असाइनमेंट आपको पूरा खत्म करना है। कुछ कुछ नए क्वांटिटीज हो गए, तो वो जो नए क्वांटिटीज है जो आपके अभी पढ़ने में नहीं आया हुआ है, जो नए क्वांटिटी है जो आपके अभी पढ़ने में नहीं आया हुआ है, तो उसको यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप देख के आगे बढ़ सकते हो, वो आप डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो। सो दैट इज नॉट अ इश्यू, ओके, बिकॉज ये यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर है, तो वो तो एग्जाम तो जो होती है ना वो बोर्ड के एग्जाम के बाद 12th स्टैंडर्ड के बाद होता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी मिलेंगे जिसके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता नहीं है, तो उसको टेक इट फॉर द ग्रांटेड करके आगे बढ़ जाओ। मतलब मैथ में आया रहा है कि नहीं वो देख लो, ओके। सर हाँ बोलो। सर वो आप पीडीएफ भेज देना ना, क्योंकि मैं सर वो बाहर हूँ ना। ओके, सो आई विल आल्सो सेंड द पीडीएफ, मैंने भेज दिया ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ भेजा हुआ है। हाँ तो मैं देख लूंगा, ओके। क्या फ्रेंड्स मैंने ये पीडीएफ भेजा हुआ है असाइनमेंट का? यस सर। Yes. ओके, तो अगर पीडीएफ तो भेजा है, और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कलेक्ट दैट हार्ड फॉर्म नोट्स फ्रॉम माय ऑफिस एज वेल। और दूसरा आपको क्या करना है, आपको मोशन इन वन डायमेंशन, इसके नीट के पेपर्स, नीट के क्वेश्चंस वो सॉल्व करना है आपको, ओके। अभी मैं क्या करवाने वाला हूं, अभी मैं मोशन इन वन डायमेंशंस के नीट के क्वेश्चन अभी मैं करवाने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आपको उसको ट्राई करना है, बहुत ही टाइम जाएगा, ये 2-3 लेक्चर चलेगा अभी, बट आप ट्राई करो, एटलीस्ट आप ट्राई करो। तो आपको दो चीज करनी है, एक तो असाइनमेंट यूनिट एंड डायमेंशन का सॉल्व करना है, और दूसरी बात मोशन इन वन डायमेंशन का आपको वो नीट का जो बुक है मैंने वो पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ है आपको, 32 ईयर्स या 30 ईयर्स का जो बुक है, उसमें मोशन इन वन डायमेंशन आपको सॉल्व करना है। वो एमटीजी वाला? हाँ एमटीजी वाला, एमटीजी वाला। तो अभी मैं मोशन इन वन डायमेंशंस के नीट के पुराने क्वेश्चंस 1 बाय 1 सॉल्व कराऊंगा। 10 एक क्वेश्चन हम सॉल्व यहाँ पे करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आपको ट्राई करना है घर पे, ओके। तो ये दो चीज आपका असाइनमेंट है। देखो अगर आपको JEE नीट पे मार्क्स लाने हैं, आपको ये एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है, तो जितने एमसीक्यू आप सॉल्व कर पाओ उतने एमसीक्यू आप सॉल्व करो, जितनी मतलब जितना टाइम दे सको इतना टाइम दो। मैंने आपको एक दिन बताया था कि एटलीस्ट 8 आवर्स पर वीक, आपको 8 घंटे हर एक सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट प्रोवाइड करना है पर वीक,
in which you will solve only the question correspondent to the competitive examinations. उसमें आपको यही करना है. तो ऐसे 8 घंटे आपको देना पड़ेगा एवरी वीक में. फिजिक्स के लिए 8 घंटा, केमिस्ट्री के लिए एंड बायोलॉजी के लिए और मैथ्स के लिए. तो ऐसा एक शेड्यूल बनाओ आप, और आप वो शेड्यूल को पूरे 2 इयर्स तक फॉलो करते रहो, तब जाके आपका एग्जामिनेशन ये जेईई नीट का क्रैक हो सकता है. अदरवाइज आई एम गोइंग टू गिव यू द पंक्चुअल मतलब आपको गाइडलाइन यहाँ पे मैं 100% गाइडलाइन यहाँ पे जो मेरा रहेगा वो एकदम पंक्चुअल होगा. नोट्स मेरा जो है वो भी एकदम पंक्चुअल है. वो सब यहाँ से मेरे यहाँ से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा. बट ये सारा एग्जाम्स जो है ना वो हमारे ऊपर डिपेंड, टीचर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. इसमें 90% काम आपका रहता है. हम यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके डाउट सॉल्व करवा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए. बट इस टाइप के एग्जाम के अंदर मेन रोल आपका होता है. आप कितने एमसीक्यू सॉल्व करते हो, किस मेथड, मतलब आप कैसे माइंडसेट से सॉल्व करते हो, कितना टाइम आप देते हो, ये सब चीज मैटर करता है. तो डाउट जो भी है आपके वो सब हम यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, बट करना आपको है. देन एंड देन यू कैन क्रैक दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस. तो अब कुछ जेईई के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे अभी आपको नीट के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा. ओके आई थिंक फ्रेंड्स हमने ये मोशन इन वन डायमेंशन नीट का पूरा मटेरियल मतलब ये सॉल्व कर दिया, राइट? नीट का जो नीट का यूनिट एंड डायमेंशंस का पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, राइट? यस सर. तो अभी जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 1. क्या आपके मोबाइल में ये आ गया नोट्स? देखो तो. यस ओके 2017 का क्वेश्चन है. 18 एंड 19 का यहाँ पे नहीं है, पुराना मतलब नोट्स है इसलिए. बट लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. प्रीति reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in the time t1. On other day, if she remains stationary on the moving escalator, the time required is a t2. The escalator takes her up in the interval of t2. Now, the time taken by her to walk up on the moving escalator. चलो पहले तो मुझे ये कोई बताएगा कि क्वेश्चन वो क्या पूछने की ट्राई, मतलब इसका कहने का, क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य क्या है, क्या पूछने का वो कह रहा है, मतलब क्या पूछ रहे हैं वो लोग, कोई बताएगा मुझे? एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा है और वो सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे, तो तब उसने t1 टाइम लिया. अच्छा, केस 1 मतलब ओनली शी इज मूविंग, एस्केलेटर इज नॉट मूविंग एंड द टाइम इंटरवल इज अ t1. ओके फिर बाद में एस्केलेटर चल रहा था, तब वो जो टाइम था वो एस्केलेटर के साथ वो t2 था. सेकंड केस में वो स्टेशनरी है, मतलब प्रीति इज नॉट मूविंग, ओनली द एस्केलेटर इज इन द मोशन and at that situation the time interval was a t2. और अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो पता नहीं चल रहा. अब तीसरे केस में क्या है कि एस्केलेटर भी चालू है, प्रीति भी मूव हो रही है, तो कितना टाइम लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है. देखो अज्यूम करते हैं कि जो डिस्टेंस है, जो मतलब ऊपर जाने का जो रास्ता है उसका डिस्टेंस अज्यूम करते हैं कि d है. d देखो कांस्टेंट, आप हमेशा ये बात आपके जहन में रखो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. सपोज सो यू आर हैविंग अ नंबर ऑफ इक्वेशंस. कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बहुत सारे इक्वेशन आपके पास है. v square minus v naught square is equals to 2ad. v is equals to v naught plus at. d is equals to vot
plus half at square. Distance is equals to initial velocity plus final velocity divided by 2 into time. And the one was specifically different for the nth second. So v naught plus a by 2 into 2n minus 1. That is a specifically different equation. So these are the equation for the constant acceleration. But अगर constant velocity है, अगर speed constant है, so you have only one equation, and that equation is equals to distance is equals to velocity into time. That's it. So you have only this one equation. So constant velocity is equals to distance upon time. Speed is equals to distance upon time. So distance equals to speed into time. So this is the only equation you should apply for the constant velocity. चलो ये चीज समझ में आया आपको? Yes, sir. Friends, थोड़ा छूट गया मेरा। हाँ क्या हुआ? सर थोड़ा बता दो ना, इधर थोड़ा छूट गया, एक बार बता दो ना। मैंने ये बताया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है तो आपके पास 5 इक्वेशन है, बट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, स्पीड कांस्टेंट है, तो आपके पास एक ही इक्वेशन है, d इक्वल्स टू vt. दैट्स इट. ओके सर, बस इतना ही बताया मैंने. तो ये चीज आपके माइंड में, जहन में रखो हमेशा. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पहले केस वन जो है ना, उसमें only escalator was not running, only Preeti was moving. So distance is equals to Preeti का velocity and उसका जो टाइम लगता है वो. तो इसके लिए क्या मैं v1 is equals to d by t1 लिख सकता हूँ मैं क्या? अरे हाँ के ना तो बोल दो. Yes. अच्छा, अब केस 2, in the second case only the escalator was running. So case 2 में only escalator. तो ऐसा बताया गया. देखो वो नीचे से ऊपर जाने का रास्ता तो वही का वही है, मतलब डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है वो तो वही का वही है. अब अज्यूम करते हैं कि एस्केलेटर का जो स्पीड है ना वो v2 है. एस्केलेटर का स्पीड v2 अज्यूम करते हैं और टाइम लगाया हुआ है वो t2 है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एस्केलेटर का वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू d by t2? Yes. d1 मैंने d1 एंड d2 नहीं लिखा. क्यों? बिकॉज नीचे से ऊपर जाने का रास्ता तो वही का वही है. चलो अब केस नंबर 3, प्रीति एंड एस्केलेटर बोथ आर मूविंग. तो मुझे कोई बताएगा व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी? प्रीति भी मूव हो रही है एंड प्लस कर देंगे सर दोनों में. d upon t1 plus d upon t2. नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे ये पहले बताओ, क्या प्रीति एंड एस्केलेटर दोनों मूव हो रहे हैं? तो व्हाट इज द इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ द प्रीति? v1 plus v2. वेरी गुड, वेरी गुड. तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड तो d रहेगा, बट राइट साइड क्या आ जाएगा? v1 plus v2 आ जाएगा इनटू द टाइम. आई अज्यूम दैट द टाइम इज t. तो क्या ये समझ में आया आपको? Yes sir. अब प्रीति एंड एस्केलेटर हो रहे हैं, मतलब अब प्रीति का इफेक्टिव वेलोसिटी उसका v1 प्लस वो एस्केलेटर भी उसको ऊपर ले जा रहा है, मतलब दोनों का एडिशन हो जाएगा वेलोसिटी का. अब मेरा अल्टीमेटली जो गोल है, अल्टीमेटली जो टारगेट है वो मुझे टाइम फाइंड करना है. कैन आई से d upon v1 plus v2? Yes sir. अब v1 के बदले में क्या लिख सकता हूँ? d by t1. सर इफेक्टिव वेलोसिटी मतलब? इफेक्टिव का मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी. मतलब देखो आप सोचो कि आप एस्केलेटर में नीचे से ऊपर जा रहे हैं और एस्केलेटर भी नीचे से ऊपर जा रहा है, का इफेक्टिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? मतलब फाइनल वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी. इफेक्टिव का मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी. सर v1 plus v2. हाँ तो वही मैंने लिखा ना, वही तो. ओके, इज दैट क्लियर? यस सर. अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोच लो आप कि भाई एस्केलेटर चालू. तो आप सोचो, आप कभी शॉपिंग मॉल में गए हो?
यस सर। यस तो शॉपिंग मॉल में आप एस्केलेटर में जाते हो तो आप वैसे खड़े रहते हो, राइट? और यस सर। यस वो आपको नीचे से ऊपर पहुंचा देता है, राइट? बट आप साथ साथ में आप मूव होते हो ऊपर की साइड, आप जल्दी ऊपर पहुंच जाते हो ना? यस सर। पहुंच गए बिकॉज आपका वेलोसिटी बढ़ गया, आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आपका हो जाए। वेलोसिटी एस्केलेटर का प्लस आपका दोनों का ऐड करके उसका हो जाएगा, मतलब इसके लिए आपका वेलोसिटी बढ़ गया तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? यस यस सर अब ये डी गेट कैंसल्ड। अब मैं एलसीएम लेता हूं तो T2 प्लस T1 अपॉन T1 T1 प्लस T2 अपॉन T1 नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, अब उसको न्यूमरेटर में भेज दो तो द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ऑप्शन बी। तो क्या ये बात समझ में आया आपको? यस यस सर इज इट अंडरस्टूड? यस सर क्या ये बात समझ में आया? ये यस सर ओके इसका स्क्रीनशॉट तो आप भेज दोगे ना कि हमको लेना? चलो मैं भेज देता हूँ। ओके चलो अब सेकंड क्वेश्चन, किसी का माइक चालू। Two cars P and Q starts from the point at the same time in a straight line and their positions are given by, दोनों के कार के पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि एट व्हाट टाइम डू द कार हैव अ सेम वेलोसिटी। चलो कोई बताएगा क्या करना है? पहले तो मुझे कोई बताएगा क्वेश्चन क्या पूछने के ट्राई कर रहे हैं वो लोग? डिफरेंशिएट करेंगे नहीं पहले क्वेश्चन बताओ मुझे, क्वेश्चन क्या है? सर। बोलो। जो कार है वो एक ही टाइम पे स्टार्ट करे मूव करना और स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है और और टाइम उसकी नहीं आप पोजीशन मतलब आप जो बोल रहे हैं ना वो मतलब टू द पॉइंट नहीं है। पॉइंट टू द पॉइंट ये है कि कौन से टाइम पे दोनों के वेलोसिटी सेम हो गए, दैट इज अ क्वेश्चन। तो कौन से टाइम पे दोनों के वेलोसिटी सेम हो गए, मतलब वेलोसिटी को सेम करना है। मतलब जब उनका पोजीशन सेम है। अरे पोजीशन की बात नहीं है, वेलोसिटी सेम। पोजीशन क्यों करते हो? जो वेलोसिटी लिखा है तो वेलोसिटी पढ़ो ना, पोजीशन क्यों पढ़ते हो? अगर वेलोसिटी लिखा है तो वेलोसिटी पढ़ो, पोजीशन क्यों पढ़ते हो? क्या लिखा है देखो कि at what time do they have a same velocity। सेम वेलोसिटी का मतलब सेम पोजीशन नहीं होता है, वेलोसिटी कब सेम होगा ऐसा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों का वेलोसिटी तो निकालते हैं, पहले वेलोसिटी तो दोनों का फाइंड करते हैं। अब दोनों के पोजीशन का फॉर्मूला मुझे दिया हुआ है, दोनों के पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये इनटू टी नहीं है भैया, ये इज द फंक्शन ऑफ टी है। ये इसका इट इज लाइक दैट, एफ ऑफ एक्स, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स लाइक दैट। इट इज नॉट इन टी, इट इज द फंक्शन ऑफ टी। मतलब पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है टी स्क्वायर। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे पी का वेलोसिटी मिल जाएगा। चलो मुझे बताओ पी का वेलोसिटी क्या आएगा? 2bt A plus 2B। A प्लस 2bt है। हाँ तो पी का जो वेलोसिटी आएगा वो आ जाएगा, कैसे मिलेगा? तो इट इज फाउंड बाय द डिफरेंशिएटिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए तो बचेगा, बाहर आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का तो टी। सो ये मिल गया मुझे पी का वेलोसिटी। अब क्यू का पोजीशन का फॉर्मूला मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एफ टी माइनस टी स्क्वायर है। अब इसका अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करता हूं तो इसका डिफरेंशिएट कर दो भैया। चलो f minus 2 F minus 2t। आई थिंक यू आर बीइंग अ मास्टर ऑफ द डिफरेंशिएशन, एम आई राइट? डिफरेंशिएशन yes यस सर अब दिया, अब क्या दिया हुआ है कि दोनों का, नाउ इट इज गिवन दैट वी वांट टू मेक देयर वेलोसिटीज आर सेम। सो दोनों के वेलोसिटी को सेम करेंगे तो कर दिया। चलो तेरा मुझसे है पहले
आता कोई, चलो ये कर दिया। अब 2t को इस साइड ले आओ एंड a को उस साइड ले जाओ, मतलब f माइनस ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस यस सर। 2t कॉमन 1 प्लस b f माइनस ए। तो अब t को सब जगह इक्वेशन बना दो भैया। और वही तो फाइंड करना था, आई वांट टू फाइंड दैट टाइम। जब वेलोसिटी सेम होता है तो वो टाइम ही तो फाइंड करना था। तो क्या आंसर आ गया देखो तो। ऑप्शन डी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्सेलरेशन सेम करके पूछे, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के एक्सेलरेशन को फाइंड करके कंपेयर करो, ऐसा भी हो सकता है। यस सर। क्या ये बात समझ में आया? तो सर इसमें और एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना एक्सीलरेशन। हाँ, अगर एक्सेलरेशन के अगर ऐसा दिया होता कि एट विच टाइम देयर एक्सेलरेशंस आर सेम, तो क्या करना पड़ेगा कि एक और बार डिफरेंशिएशन करके दोनों का एक और बार डिफरेंशिएशन कर दे और फिर उसके बाद हम एक्सेलरेशन को कंपेयर कर देते। यस सर। ओके सर ये नोट्स में ये क्वेश्चन है शायद से। हाँ, नोट्स में हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए कि जो मेरे नोट्स के अंदर हो गए और नीट के अंदर भी हो गए। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको। यस सर। चलो अब ये क्वेश्चन है, if the velocity of the particle is given by blah blah blah, then what is the distance in 1 to 2 सेकेंड? फ्रेंड्स देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना उसको एक बार सुन लो आप, कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का फॉर्मूला है, चलो हमारे पास सपोज ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है और वहां से मुझे वेलोसिटी तक पहुंचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। एंड वेलोसिटी से अगर मुझे एक्सेलरेशन तक पहुंचना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। एंड अगर वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे क्या है भैया, आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है देखो, और आपको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इंटीग्रेशन। तो ये जो क्वेश्चन है वो अभी आप सॉल्व कर पाओ ऐसी सिचुएशन में नहीं हो, बिकॉज आई हैड नॉट एक्सप्लेन यू द इंटीग्रेशन, हाउ टू इंटीग्रेट द टर्म। तो वो एक बार मैं आपको करवा दूंगा, तो आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, बट ये माइंड में सेट हुआ ये कंसेप्ट कि पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। तो अगर उल्टा करते तो उल्टा मिलेगा, तो मतलब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन आपको वेलोसिटी देगा एंड वेलोसिटी का इंटीग्रेशन आपको डिस्टेंस या पोजीशन देगा। क्या ये चीज समझ में आया आपको? यस सर। अब इंटीग्रेशन कैसे करना है वो तो मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, यस सर। यस सर। इंटीग्रेशन तो अनइवन ऑब्जेक्ट्स का वो एरिया फाइंड करने का होता है ना? सर वो सुना था मैंने। नहीं, आप जो बोल रहे ना उसको ऐसे बोलना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द एरिया। इंटीग्रेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो इट इज वन ऑफ दैट एप्लीकेशन या फाइंड करना। ओके, और सर काम करने बोलो। ये मैथ्स वालों को नहीं आएगा इंटीग्रेशन? आएगा भैया फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन भी आता है, डिफरेंशिएशन भी आता है, ट्रायगोनोमेट्री भी आता है। सो फिजिक्स जो है ना वो मेन सब्जेक्ट है। फिजिक्स इज द किंग। कहीं पे आपने सुना हो तो सुन लो मेरी बात। फिजिक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ किंग ऑफ साइंस
एंड मैथ्स जो होता है वो क्वीन है। तो आप मैथ्स वाले सर टीचर को बोल दो कि फिजिक्स जो है वो किंग है, आप तो सब क्वीन हो, बोल देना। तो इट इज अ फेमस कोट एक्चुअली। तो फिजिक्स के अंदर सब कुछ है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, पूरा फिजिक्स के अंदर सब कुछ है। मतलब अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ते हो तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ना आएगा मैथ्स, ना आएगा केमिस्ट्री, ना आएगा बायोलॉजी। तो फिजिक्स इज द मेन सब्जेक्ट। यस सर। ओके, अब अभी के लिए तो क्वेश्चन, हाँ सर। अभी के लिए तो चाहे मैथ्स वाले हो या बायोलॉजी वाले हो, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन तो 12th में आने वाला है। तो अभी तो मैथ्स वाले एंड बायोलॉजी वाले सारे बच्चे अभी तो एक ही लेवल पे है। उन लोगों का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा बट वो 12th में आएगा। अभी तो उसको उन लोगों को भी नहीं आ रहा है, मैथ्स वाले को भी नहीं आ रहा है। ओके, ओके सर। तो मैं जो सिखा रहा हूँ उसको सीखो शांति से। मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ ना। डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया ना? डिफरेंशिएशन हाँ सर। यस सर। ऑब्वियसली आपको हाँ, सर। इंटीग्रेशन भी टाइम आने पे आपको इंटीग्रेशन भी अच्छे से आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यस सर। ओके, और मैं बताऊँ आपको मेरी एक और मेरा एक सीक्रेट बताऊँ मैं आपको। मैं ना, बताओ। मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो मैं पहले मैथ्स पढ़ाता था। फिजिक्स तो मैं बाद में स्टार्ट किया। पहले मैंने 2 साल मैथ्स पढ़ाया। मतलब मैथ्स का भी पढ़ाने का स्टाइल और उसके भी फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है मेरे। हाँ सर, वो विक्रम सर ने बताया था कि आप मैथ्स भी पढ़ाते थे। हाँ, तो इनिशियल सर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैथ्स में मुझे मजा नहीं आता था जीवन में। मतलब फिजिक्स, मैथ्स में क्या होता है कि एक मोनोटोनस हो जाता है, उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक नहीं कर सकते हो। मैथ्स पढ़ने में अच्छा लगता है, न्यूमेरिकल वो सब सॉल्व करने में मजा आता है, बट उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ लिंक नहीं कर सकते हो। अब देखो फिजिक्स में हर एक चीज ऐसी है कि जो आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उसको लिंक कर सकते हो आप। फिजिक्स के अंदर हर एक चीज ऐसी है। तो दैट इज व्हाई आई शिफ्टेड टू गिव द कोचिंग ऑफ द फिजिक्स, बिकॉज मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, बहुत ही स्ट्रांग था मेरा मैथ्स, बहुत ही स्ट्रांग था, बट मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो ये फिजिक्स जैसा कोई मजा ही नहीं। मतलब फिजिक्स जो है ना वो तो एकदम अद्भुत है, मजा आ जाए। मतलब अगर आप फिजिक्स में एक बार डूब गए तो डूब गए, मजा आ जाएगा आपको, जीवन में मजा आ जाएगा, ऐसा है। बट आपको उसके लिए थोड़ा डेडिकेशन देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और मैंने ऐसा देखा है कि 2-3 साल से बच्चों के पास ये टाइम नहीं होता है, मोबाइल वगैरह के बीच, मोबाइल में और बहुत सारी चीज ऐसी है कि जो टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, और फिर उसको ऐसा लगता है कि फिजिक्स टफ हो रहा है। ऐसा है नहीं वैसे। तो थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सोचो उसके बारे में और आगे बढ़ो तो बहुत मजा आ जाएगा। तो मैंने ऐसा बताया कि जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो इंटीग्रेशन के साथ है, तो अभी वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम फोर्थ क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तो ओके, सो अब क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी जो है ना, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, बट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्स के फॉर्म में है, टाइम के फॉर्म में नहीं है। गंदी बात हो गई हमारे साथ, गंदी बात हो गई। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो टाइम के फॉर्म में नहीं है, टी के वो एक्स के फॉर्म में है। तो फिर सर एक्सीलरेशन कैसा मिलेगा? हाँ वही तो बात है, तो फिर एक्सेलेरेशन मिलेगा कैसे? बिकॉज वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन हमको मिलता है एक्सेलरेशन। अब दिया है फॉर्मूला एक्स के फॉर्म में, तो वही तो चीज है। तो पहली नजर पे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा कि भाई एक्स वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या करना चाहिएगा? वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशन करना है, तो करना क्या है आपको? तो पहली नजर पे आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा कि भाई कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेशन मतलब क्या, तो dv/dt करना है और क्या। बट अब सेकंड स्टेप में ही पता चलेगा कि भाई ये तो हमारे साथ गंदी बात हो गई, बिकॉज अब जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो कौन से फॉर्म में है? एक्स के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में है, और तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं अभी आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं अभी आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ।
तो अब ये ट्रिक सीख लो, चिंतन कनाड़िया। अच्छा, तो सर दूसरा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ट्रिक ये है, दिस इज द ट्रिक। आप जो इक्वेशन है उसको dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो। ऐसा तो कर ही सकता हूँ ना मैं, क्या यस Yes, sir. सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, सेम से डिवाइड किया, क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ? Yes, sir. अब और एक ट्रिक सुन लो। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो अभी करना है आपको, बट जीवन में कभी नहीं करना है। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो अभी यहाँ पे करना है, बट आपके लाइफ में आपको कभी नहीं करना है। करना ये है कि बाहर वाली अंदर एंड अंदर वाली बाहर। तो ये अभी भले ही करो, बाहर वाली अंदर एंड अंदर वाली बाहर। मल्टीप्लिकेशन में ही है ना सारा चीज। Yes, sir. दिस इज द ट्रिक। ओके, तो बाहर वाली को अंदर भेज दिया, अंदर वाली को बाहर भेज दिया, ऐसा जीवन में मत करना। यहाँ पे कर लिया तो कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि dx अपॉन dt क्या होता है? Velocity. वो तो वेलोसिटी हो जाएगा, वो तो वेलोसिटी हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा, अब इसका तो डिफरेंशिएशन हो पाएगा, बिकॉज अब तो x के रिस्पेक्ट में ही है ना। Yes. वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने प्लेस कर दिया, देखा? समझ में आया आपको? Yes. यस अब बीटा बाहर, x रेज टू माइनस 2n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सोचो अभी। -2n. पावर आगे, पावर आगे, पावर में एक का डिक्रीमेंट, ये हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये समझ में आया? यस Yes. पावर आगे, पावर में एक का डिक्रीमेंट। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? अब वेलोसिटी का तो फॉर्मूला जो है वो मैंने लिखा, बीटा इंटू एक्स रेज टू माइनस 2n इंटू -2 ईटा बीटा एक्स रेज टू -2 ईटा -1। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 ईटा मतलब n, बीटा 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 स्क्वायर। अब x रेज टू -2n -1, x रेज टू -2n, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? -4n क्या ये आपको समझ में आया? यस Yes. ये ट्रिक समझ में आया आपको? यस सर। Yes. Yes, sir. बाहर सर ये वाले कैंसल्ड अंदर नाम की कोई एग्जाम थी, मतलब कि क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था? हाँ, इसमें क्या था कि 2015 के अंदर ये नीट का पेपर फूट गया था, ओके। पेपर लीक हो गया था, तो फिर वो पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया था लेने के बाद, और वापस से लिया था 2015 में, दूसरी बार नीट का एग्जाम लिया था। तो 2015 में 2 बार एग्जाम हुआ था। ओके ओके सर। हाँ, एक बार लीक मतलब कैंसिल्ड का मतलब वो पेपर को, एग्जाम तो हुआ था बट फिर वो एग्जाम को कैंसिल कर दिया था। Invalid कर दिया. हाँ, इसीलिए कैंसिल लिखा हुआ है। बट उसको आपकी उसको समझने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत यहाँ पे आपको। वो तो समझ में आ गया सर। अच्छा, ओके। तो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो। तो इसमें सीखने क्या मिला आपको? ये 4th क्वेश्चन में आपको सीखना क्या मिला? बाहर वाले अंदर, अंदर अरे वाले वो तो बाहर। बराबर है। सीखना ये मिला कि अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर x के फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि dx अपॉन dx से मतलब dx से मल्टीप्लाई करना है, dx से डिवाइड करना है, और उसके बाद आगे बढ़ना है। हाँ ये सीखना मिला। इज इट? Yes, sir. Yes. सर उसका प्रूफ तो बाद में पता चलेगा ना कि क्यों किया? अरे उसमें प्रूफ करने की क्या जरूरत है भैया? कोई भी चीज है उसको आप सेम से मल्टीप्लाई या सेम से डिवाइड नहीं कर सकते क्या आप? उसमें प्रूव करने की क्या जरूरत है? मैथ्स में आता है। कर सकते हैं. अरे a by b है तो कैन आई से इट इज a by b into 2/2? इसमें प्रूव करने की क्या जरूरत है भैया? वैसे भी 2/2n है. हाँ, इज इट ओके? Yes, sir.
उसमें प्रूफ की क्या जरूरत है, बट वो ट्रिक तो है, वो ट्रिक तो है, सॉल्व करने की वो ट्रिक है। चलो और ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, चलो खुद ट्राई करो। नोट पेन लेके बैठे हो ना फ्रेंड्स? यस सर। हमेशा नोट एंड पेन लेके ही बैठना। A stone falls freely under the gravity. It covers the distances h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and the once again next 5 seconds respectively. So what is the relation between the h1, h2 and h3? चलो पहले तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या बोलने की ट्राई कर रहे हो लोग? यस फाइंड क्या करना है वो बताना चला। वो दोनों रिलेशन फाइंड करना है आपको, h1, h2 एंड h3 के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि सपोज कि ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ से v² - v0² = 2ac से करना है। नहीं, पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है वो समझ लो। तो यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है और वो एक ऑब्जेक्ट को मतलब फ्री फॉल करवा रहा है, ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल करवा रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये फ्री फॉल के अंदर इनिशियल मोशन से लेके फर्स्ट 5 सेकंड में h1 डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में h2 डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है और उसके बाद वंस अगेन न्यू 5 सेकंड्स में h3 डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो आपको h1, h2 एंड h3 का रिलेशन लाना है, दो तीनों के बीच में रिलेशन क्या है वो फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। पहले 5 सेकंड, दूसरे 5 सेकंड और तीसरे 5 सेकंड के अंदर h1, h2, h3 डिस्टेंस ट्रैवल हो रहे हैं, तो व्हाट इज द रिलेशन? चलो कोई बताएगा क्या होना चाहिए आंसर? ए क्या होना चाहिए? अच्छा, क्या बताया आपने? इक्वल है तो h1 बोलो बोलो। ए आंसर आएगा सर। अच्छा हाँ सर ये है। पर बी आता है। अच्छा कौस्तव, किसने बी किसने बोला? बी किसने बोला? अरे बोल भी दो, बी किसने बोला? सर मैंने बोला। मैंने मतलब कौन? कौस्तव। कौस्तव, चल मुझे ये बता, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उसका वेलोसिटी, उसका जो स्पीड है वो बढ़ते रहेगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अच्छा वेट वेट वेट, क्या बोला, फिर से बोल। वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अच्छा वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी अगर बढ़ता है तो वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ज्यादा। तो क्या वो तीनों डिस्टेंस सेम हो सकते हैं? नो सर। सर डी आएगा, फाइंड कर लिया। ये कैंसल, डी इज द राइट आंसर। चलो कैसे फाइंड कर दिया बता दो मुझे। v² - v0² = 2gh। पहले v0 0 लिया और v5 लिया, बाद में v0 अरे वेट 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 वेट, वी क्या लिया आपने? पहले वी नॉट को 0 और वी क्या लिया आपने फाइनल? 5 वो 5 कैसे ले सकते हो आप? वो तो टाइम है। कैसे ले कैसे सकते हो आप? वो तो टाइम है। तो देखो मेरी बात, अब बात सुनो। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, दैट इज नोन टू यू बिकॉज फ्री फॉल है। ओके चलो अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी फाइनल वेलोसिटी की बात ही नहीं है, किसी भी जगह पे हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड भी नहीं करना है, उसको लाना भी नहीं है। तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे?
ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। चलो अब केस 1 फॉर द फर्स्ट 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड की बात करेंगे। तो उसको मैं h1 डिस्टेंस बोल दिया है, तो बोल दिया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g होगा प्लस g होगा, एंड t स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? 1.2। g/2 इंटू 25। क्या ये समझ में आया आपको? चलो अब सेकंड केस, अब नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना ट्रैवल होगा? तो वो हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, वो उसको हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा पता है आपको? मैं पहले 0 से 10 सेकंड का फाइंड कर दूंगा। 0 से 10 सेकंड का फाइंड करके उसमें से 0 से 5 सेकंड का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो मुझे फाइंड, ऐसे क्यों करना है? हाँ क्या बोल रहे हो? सर उससे अच्छा हम वी नॉट को g/2 ना सॉरी क्या बोल रहे हो आप? बोलो। सर 0 से 10 सेकंड का क्यों फाइन कर रहे हैं? ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ये थोड़ा 0 to 10 सेकंड का क्यों फाइंड करना है, ऐसा अच्छा पूछा सही हम? बात है, हम डायरेक्टली 5 to 10 सेकंड का नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप 5 to 10 सेकंड का लेते हो तो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी होना चाहिए, जो नहीं है आपके पास। आपके पास वेलोसिटी है बट वो इनिशियल स्टेट पे ही है, 0 है, वो इनिशियली है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है वो आपको पता ही नहीं है। तो यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग द इक्वेशन फ्रॉम दिस मोमेंट, फ्रॉम द वेरी इनिशियल मोमेंट। बीच में से कहीं पे भी आप इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज बीच में क्या वेलोसिटी है वो आपको पता ही नहीं है। तो हमको हर एक बार स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सर हाँ बोलो। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि हमको ये डिस्टेंस मिल गया, h1 मिल गया तो उसको ही हम फॉर्मूला में रख दे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वी नॉट, तो उससे हमें वो अरे वेलोसिटी मिल क्या जाएगी ना। क्या क्या बोल रहे हो आप? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बोल रहे हो? ये हमको डिस्टेंस मिला g/2 इंटू 2.5 25 सॉरी। हाँ उसको हम ये फॉर्मूला में रख दे। कौन से फॉर्मूला में? ओ d इज इक्वल टू वी नॉट t प्लस गंदी बात, गंदी बात, गलत बात है, गलत। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम is applicable only for constant speed. You cannot apply this formula in the accelerated motion. ओके। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे ये नेक्स्ट 5 सेकंड का फाइंड करना है, तो मैं स्टार्ट तो 0 से सेकंड कर सकूँ, 0 सेकंड से ही करूंगा। तो 0 से 10 सेकंड का फाइंड कर लूंगा। इसको मैं बोल दूंगा h2 डैश, इसको h2 डैश बोल देते हैं। तो अब हम इनिशियल वेलोसिटी वापस से 0 ले सकते हैं। और कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा? ये कैसे हुआ? ये 0 से 10 का क्या किया आपने, वो थोड़ा अच्छा समझ पहली बात तो ये है कि आप पहले क्वेश्चन को समझ लो। आप पहले क्वेश्चन को ही समझे नहीं हो। क्वेश्चन क्या है मुझे ये बताओ। चलो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन क्या है वो बताओ मुझे। h1 h2 नहीं वो है h3 क्या? h1 h2 है क्या? हाइट, डिस्टेंस डिस्टेंस कौन सा सब। डिस्टेंस है? क्या सर? कौन सा डिस्टेंस है वो जो स्टोन जो फेंका है ना, उसका वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ऐसा। नहीं गंदी बात। आप क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन तो पढ़ो तो सही पहले, क्या लिखा हुआ है? फ्री फॉल किया है उसका। हाँ फिर? It covers h1 h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ। मतलब हर एक मतलब
5 सेकंड का थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। नहीं मैंने सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं आपको, मैं खाली क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वही मैं पूछ रहा हूँ आपको, मैंने सॉल्यूशन तो अभी भूल जाओ मैंने कुछ समझाया है आपको। वो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना हर एक 5 सेकंड में, उसका रिलेशन हाँ निकाल। परफेक्ट, तो हर एक 5 सेकंड नहीं, पहला 5 सेकंड, दूसरा 5 सेकंड, तीसरा 5 सेकंड। हाँ सर। हाँ तो अब पहले 5 सेकंड का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, आप वो ये सोच ले आप कि फ्री फॉल करवाया है, हाँ, पहले 5 सेकंड का डिस्टेंस कैसे मिलेगा। वो टी की जगह पे 5 रख देंगे। अच्छा कौन से फॉर्मूला में टी की जगह पे 5 रखेगा। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ तो वही तो मैंने अप्लाई किया और वही तो किया जो तू बोला मैंने वही किया है देख। हाँ पर सर उधर तक तो समझ में नहीं, आया, ये मेरी 5 मेरी बात सुन, ये किया तूने। हाँ सर। वो मतलब इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गया राइट। हाँ, अब सोच, अब तू सोच के दूसरा 5 सेकंड का कैसे मिलेगा। अब तू सोच के दूसरे 5 सेकंड का मिलेगा कैसे। अच्छा मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर राइट, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दूसरे 5 सेकंड के लिए क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, पहले ये सोचो। वो उसके एक काम कर सकते कि वो जो नहीं पूरा पहले मुझे ये बता कि ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दूसरे 5 सेकंड के लिए कि नहीं कर सकते हैं। यस सर, हाँ कर सकते। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे दूसरे 5 सेकंड के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। देख ये हुआ 0 सेकंड, ये 5 सेकंड और ये नेक्स्ट 5 सेकंड। मतलब अगर दूसरा केस, अगर दूसरा 5 सेकंड को आप अप्लाई करना है तो आपका इनिशियल मोमेंट ये हो जाएगा। तो ये इनिशियल मोमेंट आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी पता है आपको। ना इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है। नहीं होगी ना, नहीं 0 नहीं होगी। तो हाँ, वापस से कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से। हाँ तो फिर अब सोच के वो नेक्स्ट 5 सेकंड का कैसे मिलेगा। तो पूरा 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 इधर से इधर तक का 5-10 कर देंगे टाइम हाँ पूरा। तो वही तो मैं कर रहा हूँ भैया। अच्छा तो ठीक 10 है। सेकंड का फाइंड कर दूंगा और उसमें से 5 सेकंड का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो नेक्स्ट 5 सेकंड का मिल जाएगा। यस सर। अभी समझ में आया तेरे को। हाँ सर, हाँ सर। तो इसमें क्या है, सोचना पड़ेगा आपको, बहुत ही सोचना पड़ेगा। और जितना सोचोगे उतना मजा भी आएगा, उतना ही मजा आएगा आपको। तो जितना सोचोगे उतना मजा आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम नेक्स्ट 10 सेकंड का फाइंड करके वो इन्हीं वापस से मैंने इनिशियल मोमेंट से स्टार्ट किया। तो 0 प्लस हाफ जी इंटू 10 स्क्वायर, तो ये मुझे h2 डैश मिला और वो मुझे मिल गया g/2 इंटू 100। और अब मैं क्या करूंगा, अब 50 जी। 5 टू 10 सेकंड, 5 टू 10 सेकंड का मैं फाइंड करूंगा और वो हमारे लिए h2 है। तो वो h2 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, h2 डैश माइनस h1, h2 डैश माइनस h1, वेरी गुड। तो 100 g/2 100 माइनस 25, तो क्या आ जाएगा वो g/2 75। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इट इज h1/3, नहीं इट इज 3h1, क्या ऐसा कह सकता हूं मैं। h1 का वैल्यू कितना है देख तो 25 इंटू g/2 है और ये 75 इंटू g/2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो 1/3 है। नहीं 1/3 थोड़ी ना, 3 टाइम्स है। हाँ 3 टाइम्स है सॉरी। तो ये 3h1 मिल गया, क्या ये समझ में आया। यस सर। अब h2 इज इक्वल्स टू 3h1 मिल गया, इज दैट क्लियर। चलो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वंस अगेन अदर 5 सेकंड, अनदर 5 सेकंड, मतलब अब मुझे क्या करना है 10 टू 15 सेकंड का फाइंड करना है, 10 टू 15। तो वो मैं कैसे करूंगा, चलो बोलो। टाइम 15 सेकंड ले लेके इनिशियल पहले हम वेलोसिटी क्या 0। करेंगे, पहले हम 0 से 15, वापस से मुझे स्टार्ट तो 0 से ही करना पड़ेगा बिकॉज वहां पे ही मुझे वेलोसिटी पता है, बीच में कहीं पे पता नहीं है। तो पहले हम 0 से 15 सेकंड का फाइंड करेंगे, उसको मैं बोल देता हूँ h2 डैश। तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे वापस से VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 अब मैं ले सकता हूं बिकॉज मैंने 0 से ही स्टार्ट किया है, और हाफ g और ये 15 स्क्वायर मतलब 225। चलो ये मुझे h2 डैश मिल गया। तो अब मुझे ये बताओ कि 10 टू 15 का कैसे मिलेगा। 15 माइनस 10, ये 0, देखो ये 0 टू 10 सेकंड का हमारे पास है,
0 का हमारे पास है, ये रहा g/2 इंटू 100। तो अगर 0 to 15 सेकंड में से 0 to 10 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे ये मिल जाएगा 10 to 15 का। यस यस सर। तो ये 225 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे? तो देखो ये 225 g/2 है और उसमें से मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 75 नहीं भैया, 100 0 to 10 सेकंड का कितना है देखो, 100 इंटू g/2 है। यस सर। तो 100 को वन तो क्या बचेगा? 120 तो ये g/2 इंटू 125 बचेगा। तो ये 25 है, ये 25 का कितना टाइम्स है? 5 तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि h3 इज इक्वल्स टू 5h1? यस यस। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि h3 इज इक्वल्स टू 5h1? यस तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि h1 इज इक्वल्स टू h2/2 h2/3 एंड h1 इज आल्सो इक्वल्स टू h3/5। तो अब तीनों को मिला दो तो h1 इज इक्वल्स टू h2/3 इज इक्वल्स टू h3/5। तो क्या ये बात समझ में आया? यस अब मेरी बात ध्यान से सुनो, शॉर्टकट। अब इतना तो मैंने आपको करवा दिया, अब शॉर्टकट। कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए देखो, आई होप कि आपने एक नोट पेन लेके बैठे होगे, तो ऐसे कुछ शॉर्टकट्स है, तो ऐसे शॉर्टकट आपको वहां पे लिख देना चाहिए कि फ्री फॉलिंग बॉडी है तो इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल इंटरवल मतलब पहले 2 सेकंड, उसके बाद के 2 सेकंड, उसके बाद के 2 सेकंड, या फिर पहले 5 सेकंड, दूसरे 5 सेकंड, तीसरे 5 सेकंड, या फिर पहला 1 सेकंड, दूसरा 1 सेकंड, तीसरा 1 सेकंड, या फिर पहला 10 सेकंड, दूसरा 10 सेकंड, तीसरा 10 सेकंड, मतलब इक्वल इंटरवल टाइम का फॉर द फ्री फॉलिंग बॉडी। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड for equal interval of time is h1 is to h2 is to h3 and so on, चलता रहेगा, is equals to 1 is to 3 1 is to 3 is to 5 is to 7 चलता रहेगा। तो ये शॉर्टकट, अब ये शॉर्टकट अगर पता है आपको तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो ये अगर शॉर्टकट पता है तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका। तो ये शॉर्टकट आपको याद रखना है कि कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है, नॉट ओनली द फ्री फॉलिंग बॉडी बट बॉडी विच मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी विच मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, कोई भी एक्सेलरेटेड बॉडी है और वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका इक्वल इंटरवल टाइम में इसका जो शॉर्टकट है वो ये है, ये बनता है। दिस इज व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर इट। तो अगर ये पता है तो देखो h1/h2 क्या हो जाएगा, 1:3 आ जाएगा। फिर h1/h3 क्या आ जाएगा, तो 1:5 आ जाएगा। देखो h1h2 13, h1h3 15, तो दोनों को मिला दो तो हो जाएगा h1 इज इक्वल टू h2/3, h1 इज इक्वल टू h3/5। दैट्स इट, आ गया। देखो एक ही स्टेप में। क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। मतलब ये सर क्या बोल रहे हो? जब फ्री फॉल हो रहा है तब का डिस्टेंस का फॉर्मूला ना, ये नहीं, कोई भी एक्सेलरेटेड, कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन है, कोई भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी है और वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, कोई भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है फ्रॉम द रेस्ट, तो उसके इक्वल इंटरवल डिस्टेंस, मतलब पहला 3 सेकंड, दूसरा 3 सेकंड, तीसरा 3 सेकंड, चौथा 3 सेकंड, या फिर पहला 5 सेकंड, दूसरा 5 सेकंड, तीसरा 5 सेकंड, ऐसे इक्वल टाइम इंटरवल के जो डिस्टेंसेस है उसका ये रेशियो है।
even odd number 1:3:5:7 and so on. ओके सर। तो यहाँ पे देखो पहला 5 सेकंड का H1 है, दूसरे 5 सेकंड का H2 है, तीसरे 5 सेकंड का H3 है, तो H1/H2 इज इक्वल टू 1:3 हो जाएगा। H1/H3 करोगे तो 1:5 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आंसर आ गया, देखो ऑन द स्पॉट आंसर आ गया। इसके ऊपर से ये जो लास्ट फॉर्मूला मैंने लिखा ना, इसके ऊपर से H1/H2 तो 1/3, H1/H2 1/3, तो मतलब H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2/3। अब H1/H3 तो 1:5, तो H1/H3 1:5 है, तो H1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H3/5 ऑन द स्पॉट। तो ये आंसर ऑन द स्पॉट हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। पहले मैंने पूरा मेथड के साथ आपको समझाया और उसके बाद मैंने आपको शॉर्टकट भी दे दिया। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये शॉर्टकट वाला क्वेश्चन, वो हम प्रूव करने वाले हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में वो न्यूमेरिकल है वैसे। सर हमारा लेक्चर है 3:40 को। हाँ, तो अभी आज का जो सेशन है ना, वो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप एक ट्राई करना, एक काम करना, ये जो नोट्स है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले हैं, तो वो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन मत करिएगा और इसको बाकी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। 46 क्वेश्चन है। तो आपको दो चीज करनी है, आपको ये नीट वाला बुक सॉल्व करना है और दूसरा मेरा असाइनमेंट यूनिट एंड डायमेंशंस का सॉल्व करना है। यस सर। तो नेक्स्ट टाइम हम उसके डाउट लेंगे। ओके सर ये बुक भी इंस्टीट्यूट में मिलेगा आपके? नहीं, ये नहीं मिलेगा, ये आपको आपका प्रिंट आउट निकाल लो खुद। ओके सर। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। सर वीडियो मिलेगा ना यूट्यूब पे इसका? हाँ, वीडियो मिलेगा। Bye, sir. बाय 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 सर। Bye, sir. बाय। बाय।